गुड इवनिंग और प्यारे दोस्तों, बच्चों कैसे हो। मैं एक नया वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप जानते हो फोटोसिंथेसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 8th स्टैंडर्ड से लेकर के पीएससी तक, एमएससी तक आता है, बस लेवल बढ़ता चला जाता है। मैं आज आपको मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस बताने जा रहा हूँ। इससे पहले अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको शेयर करिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ऑनलाइन भी नहीं ले पा रहे हैं। अब तो ऑफलाइन खुलने वाला है, चलने वाला है। उससे पहले ये आपकी मोरल ड्यूटी बनती है, आप इसको दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सबका फ़ायदा हो सके। ओके, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। कोविड-19 में को लेकर हमें चलना है, बट हमारे नॉलेज को भी बढ़ाना है, एजुकेशन को बढ़ाना है किसी भी तरह से। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम अपनी नॉलेज को शेयर करें ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके, बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो आज मैं आपको शुरू करूँगा। पहला जो टॉपिक है वो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस से सभी प्लांट फूड को सिंथेसाइज करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर एक्सपेरिमेंट हुआ है तो वो फोटोसिंथेसिस पर हुआ है। स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस बढ़ी है और तब जाकर के हमको बहुत ही कंक्लूडेड 3 लाइन के विद इन फ्यू वर्ड्स की हमको एक स्टेटमेंट मिलता है जिसमें हम समझ जाते हैं कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। लेकिन इसको कंक्लूड करने में बहुत समय लगा, बहुत से साइंटिस्ट ने अपने वर्क को ऑपरेट किया है, तब जाकर के फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो आपको क्लियर हो सकी है। आप जानते भी हैं फोटोसिंथेसिस इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड इट कैन बी कंप्लीटेड इन 2 फेजेस। 2 डिफरेंट फेज में ये कंप्लीट होती है। पहला जो होता है, फर्स्ट जो रिएक्शन होता है उसको हम लाइट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। दूसरा जो होता है वो डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है आप जानते ही हैं इसको। लाइट रिएक्शन ग्रेनम में होता है, और लाइट रिएक्शन ग्रेनम में होता है और डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है। अब फोटोसिंथेसिस में कितने कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं इन जनरल अगर हम देखते हैं तो एक पूरा का पूरा सीरीज है और वो इन्वॉल्व होते हैं। वैसे 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला जो है वो नंबर 1 क्लोरोफिल ए। ये मेन कंपोनेंट होता है। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हो गया है कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो इसके द्वारा होती है। इसके अलावा इसके पैरेलल जो होता है दूसरी जो पाई जाती है उसको क्लोरोफिल बी कहते हैं। पूरे प्लांट में डिफरेंट अदर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल सी और डी भी पाई जाती है। तो इस तरह से देखें, क्लोरोफिल आपके मेन कंपोनेंट जो होता है वो ए होता है, उसके अलावा क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड डी, इनमें से कोई एक जो होगा वो ए के साथ होती है। ये मेन पिगमेंट कहलाता है और ये एसेसरी कहलाता है। इसके अलावा तीसरा जो होता है वो जैंथोफिल और चौथा जो होता है वो कैरोटीनॉइड्स होते हैं। These are the 4 pigments which are involved in photosynthesis. Now we discuss how light reaction are take place. लाइट रिएक्शन कैसे होता है। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द फोटॉन। दूसरा जो आपका होता है
कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जो होता है दैट इज द H2O, और चौथा जो होता है वो क्लोरोफिल। इनमें से पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों कंपोनेंट जो होते हैं वो लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और इनके कारण लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है, सबसे पहले जो होता है वो लाइट एनर्जी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो होता है वाटर का फोटोलाइसिस होती है, वाटर को ब्रेक किया जाता है। तीसरा जो होता है एनर्जी रिच कंपाउंड ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन होता है। ये डिफरेंट वर्क जो होते हैं वो किस में होते हैं, लाइट रिएक्शन में। अब इसमें सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट में दो तरह के हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। ये जो हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। इट इज ओनली रिलेटेड टू द ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी। अब ये जो हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करने के बेस पर दो तरह का होता है। एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो पहले खोजा गया था उसको PC100 कहते हैं। यानी ये वो हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें जो रिएक्शन सेंटर होता है वहां पर जो क्लोरोफिल होता है वो C100 की वेवलेंथ वाली रेड लाइट से क्या होता है, एक्साइट होता है। ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं इनमें आपके तीन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला जो होता है इसमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं, ये एसेसरी पिगमेंट कहलाते हैं। क्लोरोफिल भी हो सकता है, जेंथोफिल हो सकता है, कैरोटीनॉइड, सो ऑन। उसके बाद इसके चारों तरफ क्या होती है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसको घेरे रहते हैं। ये दोनों मिल करके एक्सेप्ट द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स जो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो लाइट एनर्जी को चारों तरफ से ट्रैप करती है एंड आल्सो प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए। तो एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में दो चीज होती है, एक जो होते हैं डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये लाइट एनर्जी को ले करके कहाँ पे, यहाँ पे फोकस करते हैं रिएक्शन सेंटर। और ये जो रिएक्शन सेंटर होता है इट इज द ए मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल का जो एक मॉलिक्यूल्स होता है जो जहां पर बता दिए पहले मैंने कि क्लोरोफिल ए जो होता है यही फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल पिगमेंट होता है, क्योंकि इसी में एनर्जी को लेकर के एनर्जी को आगे पास आउट करने की क्या होती है, कैपेसिटी पाई जाती है। बाकी जो इसकी मदद करते हैं, तो इस तरह से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है वो दो तरह का होता है। पहला जो खोजा गया था वो 700 की वेवलेंथ पर जब रिएक्शन सेंटर जो होता है ये फुल्ली एक्साइट हो जाता है, मैक्सिमम इसकी एफिशिएंसी होती है, तो P700 कहलाता है। दूसरा जो खोजा गया था उसको P680 कहते हैं। ये बाद में खोजा गया है और ये 680 की वेवलेंथ वाली रेड लाइट से क्या होता है, एक्साइट होता है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ द पी सेंटर या रिएक्शन सेंटर, दो होते हैं। एक 680 अगर है तो उसको हम रिएक्शन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड कहेंगे, और जिसमें 700 होगा उसको फर्स्ट कहेंगे। इनका जो नाम है वो इनकी डिस्कवरी के बेस पर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ की टेंडेंसिटी पर, कैपेसिटी पर नहीं, बल्कि उनकी डिस्कवरी पर इसको खोजा गया है। अभी आगे ये दोनों टॉपिक जो होगा आपका क्लियर हो गया। इस तरह से फाइनली जो होता है ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं ये लाइट एनर्जी को लेकर के रिएक्शन सेंटर को देते हैं, और ये रिएक्शन सेंटर
में जब इतनी एनर्जी पहुंचती है तो ये एक्साइट हो जाता है, इसका न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी होती है, और बाहर होने के बाद ये बाहर की तरफ जाते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सिस्टम पाया जाता है जिसे प्राइमरी एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इस तरह से दूसरा जो आता है कि इससे रिलेटेड दो तरह का सिस्टम पाया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक सीरीज में ट्रांसफर हो जाता है जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ये दो तरह का होता है। पहली चीज, एक तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम होता है और दूसरा स्ट्रोमा लैमेली होता है। ये जो ग्रेनम होता है, इस ग्रेनम की वाल पर ये दोनों पाए जाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम फर्स्ट एंड लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम सेकेंड, जबकि स्ट्रोमा लैमेली में केवल लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम फर्स्ट ही पाया जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है। अगर दोनों हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स साथ साथ काम करते हैं तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक कहते हैं। और पहला वाला जो होता है, अगर P700 होता है तो इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इन दोनों से, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से दो तरह के एनर्जी रिच कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। पहला ATP का और दूसरा NADPH2। इसमें जो ATP होगा, ATP का जो फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ इस वाले से होता है, साइक्लिक से, यानी स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ ATP जनरेट करने की कैपेसिटी पाई जाती है, और ग्रैनम में जो होता है ATP भी जनरेट होता है और NADPH भी जनरेट होता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट आर ऑपरेटेड इन ग्रेनम। ग्रेनम में दोनों होगा, ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन जब ये होगा तो साथ में होगा इन कोऑर्डिनेट मैनर। पहले इसको हम पढ़ते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो ग्रेनम में पाया जाता है, इसमें सबसे पहले ये जो लाइट एनर्जी होती है, इस लाइट एनर्जी को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकेंड, नॉट फर्स्ट से, पहले इसमें सेकेंड से शुरू होती है फिर फर्स्ट तक जाती है। अगर फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलेगा तो इंडिपेंडेंट मैनर में होगा और साइक्लिक टाइप होगा, लेकिन अगर सेकेंड और से शुरू होकर फर्स्ट तक जाता है तो वो आपका कैसा होता है, जेड स्कीम टाइप होता है, या ये नॉन साइक्लिक होता है। तो दूसरा, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उसके आगे पास आउट किया जाता है फॉर द एनर्जी रिच कंपाउंड फॉर्मेशन एज वेल एज फॉर द ब्रेक डाउन और स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, और वाटर की स्प्लिटिंग को कहते हैं फोटोलाइसिस, एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP इज कॉल्ड फास्फोरिलेशन। अभी आगे बताएंगे। फास्फोरिलेशन भी दो तरह का होगा, अगर लाइट की हेल्प से होगा तो उसको फोटोफॉस्फोरिलेशन कहेंगे, दैट ऑपरेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, और अगर ऑक्सीडेशन से होगा तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन में होता है। आइए यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे ही when the light rays pass out to the light harvesting complex, जब 680 की वेवलेंथ की रेड लाइट इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर पड़ती है, तब क्या होता है कि यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियस से जम कर जाते हैं, किसी को लेकर के चारों तरफ से घेर दिया जाए लाठी से, तो क्या होगा, बचने के लिए भाग जाएगा। अल्टीमेटली इतनी एनर्जी होती है कि घबरा जाते हैं सब, और वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से जम करके बाहर आ जाते हैं। जैसे ही जम करते हैं इसी से अटैच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इस सीरीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर
कौन कौन से होते हैं ये आप जब बीएससी में स्टेप लेवल पे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाले जो होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं और इसका जो मोमेंट होता है कैसा होता है, अप हिल होता है। उसके बाद फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आगे पास कर दिए जाते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को आगे पास आउट करते रहते हैं और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ से पास आउट हो करके कहाँ पे आ जाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पर आ जाते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो एडीपी होता है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आगे ये भी बताते हैं। इस बीच जब ये लाइट एनर्जी इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 700 पर पड़ती है, ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ भी रहे हैं, यहाँ से भी लाइट एनर्जी आती है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स एक बार फिर यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है न्यूक्लियस में वो जंप कर जाता है। अब ये जो जंपिंग होती है इनका लोकेशन होता है वो अप हिल होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाले एक्सेप्टर पाए जाते हैं और फाइनली जो सबसे लास्ट एक्सेप्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है वो आपका NADPH में NADP जो होता है वो NADPH में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका यहाँ पर क्या हो जाता है, यूटिलाइजेशन हो जाता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो सबसे वो आपका कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे यूज हो गया तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी क्योंकि ये भी क्या है, एज ए डोनर है और ये क्या होगा, एज ए रिसीवर है। जब ये डोनर होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो अब इसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करने के लिए क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होती है वो वाटर पर पड़ती है और वाटर जो होता है H2 एंड O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे जो होता है इसको बैलेंस अगर हम कर देते हैं तो इस तरह से ये आपका 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और O2 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, कितने होंगे, जो बैलेंस कर देते हैं O2 और 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये अवेलेबल किसको हो जाता है, LH लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज लुक लाइक ए जेड, इसलिए इसको जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक कहते हैं, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वहां वापस नहीं आता बल्कि वो यूज कर लिया जाता है। और इस तरह से इस सिस्टम से हमें दो चीजें बनती हैं, एक NADP का फॉर्मेशन होता है और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो ADP प्लस IP जो होगा वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे ATP भी बनते हैं और NADPH होते हैं। यहाँ एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर NADPH का रिडक्शन हो जाता है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूटिलाइज हो जाते हैं। दूसरा जो आता है वो आपका इस तरह का जो होगा, अगर हम क्योंकि यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है और जो ATP का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस को कहते हैं, क्लियर कर लीजिएगा, इस प्रोसेस को कहते हैं ATP के जो फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसको फास्फोरिलेशन कहते हैं। अब चूंकि फास्फोरिलेशन जो होगा, द फॉर्मेशन ऑफ ATP इज कॉल्ड फास्फोरिलेशन। हाउ कैन इट टेक प्लेस? ऑन द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, फोटॉन या लाइट एनर्जी से होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फोटोफास्फोरिलेशन। तो यहाँ पर जो फोटोफास्फोरिलेशन होता है वो कैसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से
यहाँ से शुरू हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो जा रहा है, तो ये कैसा कहलाता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। उसके बाद दूसरा सिस्टम जो है वो आपका है, दैट इज, ये क्लियर हो गया होगा, इसको मिटा दें फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होती है दैट कैन फोकस टू द क्लोरोफिल, इसमें जो रिएक्शन सेंटर होता है वो आपका क्या होता है, P700 होता है, यानी ये फर्स्ट पीएस सिस्टम फर्स्ट होता है। यहाँ पे जब लाइट पड़ती है तो सेम वही टेंडेंसी जैसे ऊपर हुआ था, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अपने ऑर्बिट से जंप कर जाता है, न्यूक्लियस से बाहर हो जाता है, और जब बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्या होता है, इसी के ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले एक्सेप्टर पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और लेने के बाद उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पास आउट कर देते हैं। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होता है उसका यूटिलाइजेशन एडीपी को एटीपी प्लस आईपी, एडीपी जो होता है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर NADP जो होता है वो एब्सेंट होता है। जब NADP एब्सेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाला जो फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसीवर है वो नहीं होता है, इसलिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आएगा। इस एनर्जी के हेल्प से एटीपी का फॉर्मेशन होता है और एक बार फिर ये फोकस कहाँ पे आ जाता है, क्लोरोफिल में। और इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर से ये डोनर भी है फिर रिसेप्टर भी हो गया, डोनेट किया उसके बाद रिसीव भी कर लिया, तो यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है इसलिए ये साइकिल क्या होती है, ये साइकिलिक फॉर्म में चलता रहता है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ यहाँ यहाँ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और फाइनली यहाँ तक जाते जाते आपके जो लाइट रिएक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और लाइट रिएक्शन का जो कंक्लूजन आता है वो आपका विथ द यूज ऑफ लाइट प्लस H2O प्लस क्लोरोफिल, इन तीनों का इस्तेमाल होता है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। और फाइनली इससे आपका जो बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन, दैट इज रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट। याद रखिएगा जो ऑक्सीजन होती है वो दिस इज द स्प्लिट पार्ट ऑफ द वाटर, वाटर के स्प्लिट होने से जो ऑक्सीजन बनती है वही हमें फोटोसिंथेसिस से बाहर निकलती है, दैट इज द सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन फॉर द रिस्पायरेशन। पहला ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या होता है, इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तीसरा जो होता है NADPH का फॉर्मेशन होता है, और हाइड्रोजन बचा हुआ रहता, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी प्रोटॉन्स होते हैं। अब इनका इस्तेमाल जो होता है, इन तीनों का इस्तेमाल एटीपी, NADPH, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जब इस्तेमाल होता है तो दूसरी वाली प्रोसेस शुरू होती है, और इसको क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से बताने की कोशिश किया हूं। इस तरह से लाइट रिएक्शन में लाइट रिएक्शन में आपका तीन चीज का इस्तेमाल हुआ। लाइट एनर्जी, उसका इस्तेमाल हुआ कैसे था, हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। उसके बाद वाटर को ब्रेक किया गया, क्लोरोफिल में जो रिएक्शन सेंटर थे, जो आपके रिएक्शन सेंटर थे वो, और इस लाइट एनर्जी को पास आउट किया गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, दो तरह से, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। एंड फाइनली जो साइक्लिक होता है उससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होगा वो दोनों जगह हो सकता है, ग्रेनम में भी हो सकता है और स्ट्रोमा लाइमेली में,
क्योंकि ग्रेनम में दोनों पाए जाते हैं, फोटो सिस्टम पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड, ये दोनों जो होते हैं वो आपके ग्रेनम में पाए जाते हैं, जबकि स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ पीएस सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है। तो अगर पीएस सिस्टम फर्स्ट है तो सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होगा, यानी एटीपी का फॉर्मेशन दोनों जगह होता है, स्ट्रोमा लैमेली में भी होता है और ग्रेनम में होता है। जबकि ग्रेनम में जो होता है उसके अलावा यानी डीपीएच का भी फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करते हैं, और फाइनली जब ये कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करेंगे तब दे कैन फॉर्म ए जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और अगर फर्स्ट जो होगा इंडिपेंडेंट वर्क करेगा तो इसको क्या कहेंगे? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ओके, धन्यवाद।